हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम आज जो बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप अपना आंसर वहां पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर, और ये सैम्पल पेपर हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, जो एमसीक्यू थे वो वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे जो हमारे पास आया था वो आया था कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। हमने कहा था ये कहाँ पे पाई जाएंगी, यहाँ पे टेस्टिस में पाई जाएंगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, हमें बताया था मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है। हमने कहा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास आया था, डीएनए में कितने क्षारक होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक का निर्माण होता है, यानी एंटीबायोटिक का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जैविक कैंची जो डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती है वो कौन सी है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था वो था निम्न में से कौन सा डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि डबल रोटी बनाने में यहाँ पे कौन सा जो माइक्रोब है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है, यानी कि जो यहाँ पे फूड चेन होता है लार्जेस्ट नंबर किसका है। और हमने क्या देखा था, ग्रीन हाउस गैस क्या है। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं अब हम उन्हें देखेंगे कि क्या यहाँ पे एलील क्या है। एलील की आपको डेफिनेशन बतानी है, जेनेटिक्स से आपके पास क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन आती है, 1 of 2 or more possible forms of genes that are found at the same place on a chromosome, यानी कि किसी जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो क्रोमोसोम एक ही स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये, एलील क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं किसके, जीन के जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग रूप होते हैं, उसे हम एलील कह रहे हैं। ये बात क्लियर है। जैसे कि हमने कहा कि जो टॉलनेस के लिए लंबाई के लिए अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आए थे, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि लंबाई के लिए ये टीटी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक जीन है जो लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद हमने कहा ये जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फनेस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो अलग अलग फॉर्म्स है किसकी, जीन की, यही हम क्या कह रहे हैं, इसे एलील कह रहे हैं, जो कि एक ही स्थान पे यहाँ पे क्या होती हैं, पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनीस समाक्षारकों के नाम लिखिए। यानी कि हमें नाइट्रोजनस बेस के यहाँ पे क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा ये है। आंसर क्या कहता है, आरएनए कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसेस दैट इज एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। यूरेसिल इज अ pyrimidine that is structurally similar to the thymine, another pyrimidine that is found in DNA। कौन कौन से यहाँ पे 4 जो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, यानी कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनाने में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और क्या कहते हैं इसे, इसका जो दूसरा हम कभी कभी नाम यूज कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, LAB। L से लैक्टिक, A से एसिड और B से बैक्टीरिया, लैब इसे हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 की बात कर रहे हैं। अभी तक सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, एक एक नंबर के हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या यहाँ पे कह रहा है
भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। नेम 2 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। हमें यहाँ पे इंडिया के 2 नेशनल पार्क का नाम बताना है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? हमने कहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। 2 फॉरेस्ट के अगर नाम हमें बताने हैं। और सेकंड हमने क्या कहा? गिर फॉरेस्ट। चलिए, तो 2 जो यहाँ पे नेशनल पार्क है वो हमें मिल गए हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकंड है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन हो गया। आप ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना इनफ है। आप 2 यहाँ पे नेशनल पार्क के नाम लिखेंगे, इतना इनफ है यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 और उसमें हमसे पूछा गया बायो पायरेसी क्या है। हमने जब 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। दोनों 6 भी, 7 भी और 5th भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 5th जो क्वेश्चन है उसकी हो सकता है लैंग्वेज चेंज थी, लेकिन ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपके जो 2022 के पेपर में हैं वो आए हैं और हमने यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं। तो बायोपायरेसी क्या होती है कि जैसे हमने कहा कि किसी भी कोई भी देश है और उसकी वो कोई संपदा है, तो उसकी संपदा को अगर किसी अन्य देश की कंपनी या किसी अन्य देश के व्यक्ति ने बिना पूछे उस पर पेटेंट करा लिया और उसका यूज़ करने लगा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन करवाई भी है और लिखवाई भी यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक की बात हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है मानव अंडाणुओं का नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम। किसका डायग्राम है ये? ओवम। ओवम का डायग्राम है और आपको इसमें जो भी लेवलिंग की गई है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा ये बाहर जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये क्या है? कोरोना रेडियाटा है। कोरोना रेडियाटा के अंदर क्या है? जोना पेलुसिडा है। और जोना पेलुसिडा के बाद हमें साइटोप्लाज्म दिखाई गया और सबसे अंदर हमें न्यूक्लियस दिखाई दिया है। तो आपको यहाँ पे ओवम का जो डायग्राम है वो आना चाहिए, स्पर्म का डायग्राम आपको आना चाहिए विद लेबलिंग, यानी कि आपको जो भी आप वहाँ पे चित्र बना रहे हो आपको उसके हर एक पार्ट का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम लेबलिंग के साथ बनाएंगे। तो ये क्या है? किसका डायग्राम आपके पास आया? ओवम का। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ बी डीएनए एंड जेड डीएनए। अब यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 से। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। और सेकंड जो हमारे पास आया है बी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंस, ये भी क्या है? 2 नंबर का है। सबसे पहले हम बी डीएनए को देखेंगे। हमने कहा हेलिकल टाइप, ये क्या है? इसकी हेडिंग है हेलिकल टाइप। तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं? बी डीएनए राइट हैंडेड होते हैं और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होते हैं। उसके बाद हमने कहा अक्वेरेंस कैसी है? बी डीएनए कॉमन है और जेड डीएनए लेस कॉमन कंपैरेटिवली। कॉमनली क्या हमारे पास आता है? बी डीएनए आता है। उसके बाद हमने डिस्क्राइब ऑफ अ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। तो मेजर ग्रुप्स अगर बी डीएनए की बात करें तो हमने कहा वाइड एंड डीप है, और अगर माइनर ग्रुप्स की बात करें तो हमने कहा नैरो और डीप है। और वहीं जेड डीएनए की बात अगर हम करें तो मेजर्ड ग्रुप में हमने कहा नैरो एंड डीप है और माइनर ग्रुप में हमने कहा वाइड एंड शैलो है। उसके बाद हमने कहा कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, क्या क्या कंडीशन आती है? हमने कहा बी डीएनए में नॉर्मल फिजिकल कंडीशन होती है और जेड डीएनए हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है। ये है डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 और जिसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन। अभी तक जब हमने जेनेटिक्स की बात की थी तो आप सिंपली पढ़ते आए थे कि जो मेंडल्स है उन्होंने 3 लॉज दिए थे। अब जब आपने पढ़ा यहाँ पे तो आपने क्या पढ़ा? कुछ एक्सेप्शन भी आपने पढ़े, टेस्ट क्रॉस पढ़ा, बैक क्रॉस पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। अब हमारे पास टेस्ट क्रॉस आता है, तो टेस्ट क्रॉस कहाँ किसने दिया था? तो ये मेंडल ने ही दिया था। क्या होता है टेस्ट क्रॉस में? सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? व्हेन अ टॉल प्लांट। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या है यहाँ पे।
तो हमने कहा व्हेन अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट, यानी कि जब यहाँ पे टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस कराया, इन F1 जनरेशन ओनली हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट अपेयर। क्या कह रहे हैं ये, इसने अभी तक जो कहा हम वो देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा जब टॉल प्लांट को किसी शॉर्ट प्लांट के साथ हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो जब भी क्रॉस करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे पेरेंट है आप पेरेंट लिखेंगे, गैमीट बन रहा है तो गैमीट लिखेंगे, F1 जनरेशन बन रही है तो F1 जनरेशन वहाँ पे आप लिखेंगे। अब हम यहाँ पे गैमीट बना रहे हैं तो हमें गैमीट पता है, एक ही प्रकार का गैमीट बन रहा है तो एक ही बनाएंगे हम यहाँ पे, ये हमारा गैमीट बन गया। अब हमने कहा जब F1 जनरेशन हुई तो हमारे पास ये रिजल्ट आया जिसमें हमने कहा ऑल टॉल। तो यही बात अभी तक हमने पढ़ी। हमने कहा व्हेन अ टॉल प्लांट क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट इन द F1 जनरेशन ओनली हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट अपेयर। When these plants are crossed with a homozygous recessive or a dwarf plant, it is known as a test cross. अब टेस्ट क्रॉस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस किस लिए कराया गया था। जब क्या हुआ, इतने ये जो बात हो रही है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बता रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। क्या कहता है प्रभाविता का नियम, हमने कहा था, क्या कहा था हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जब हमने क्या किया, दो कैरेक्टर की यहाँ पे क्या कराई, मिक्सिंग कराई, या फिर जब हमने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को यानी लंबे और छोटे प्लांट में हमने जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी, ये हमारे पास क्या है, पहली पीढ़ी में हमें किस प्रकार के पौधे देखने को मिले, हमें लंबे पौधे देखने को मिले थे। ये प्रभाविता का नियम था। और हमने कहा था यहाँ पे जो लंबाई का गुण है, जो लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर, जो लंबाई का जो कैरेक्टर है या लंबाई के लिए जो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, यहाँ पे प्रभावी है, डोमिनेंट है, क्योंकि खुद को ये एक्सप्रेस कर पा रहा है। वहीं हमने कहा कि जो शॉर्ट प्लांट था यानी कि छोटे बौनेपन के लिए जो जीन यहाँ पे जिम्मेदार था वो जीन क्या है, रिसेसिव है यानी अप्रभावी है, खुद को यहाँ पे नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है। ये बात हमने की थी। अब क्या हुआ, जब मेंडल ने देखा कि यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे उन्होंने दो छोटे और लंबे पौधे में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें कंफ्यूजन हुआ कि अगर लंबे पौधे के कैरेक्टर अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो छोटे पौधे के कैरेक्टर कहाँ गए, ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक ही प्लांट के कैरेक्टर पास हो रहे हैं बल्कि दूसरे का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अब यही चीज़ टेस्ट करने के लिए, यही चीज उन्होंने देखने के लिए कि जो छोटा जो बौना पौधा था उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, उन्होंने ये जो F1 जनरेशन में जो भी यहाँ पे प्लांट मिले थे उसका क्रॉस कराए किसके साथ, जो रेसेसिव पेरेंट था यानी कि अप्रभावी जो जनक था। अप्रभावी जनक कौन होगा, ये हमारा अप्रभावी जनक होगा। क्या कहा हमने इसे कहा अप्रभावी जनक। और अगर ये अप्रभावी जनक है तो हमने प्रभावी जनक किसे कहा, हमने इसे कहा प्रभावी जनक। देखिए, जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो प्रभावी जनक है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो अप्रभावी जनक है। F1 जनरेशन का मतलब पहली पीढ़ी है। अब मेंडल ने क्या किया, ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे जो बौना पौधा था उसके गुण कहाँ गए, उसके कैरेक्टर कहाँ गए, उन्होंने यही देखने के लिए जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी का क्रॉस अब उन्होंने अप्रभावी जनक के साथ कराया। क्या कराया उन्होंने पहली पीढ़ी हमारे पास ये है और इसका क्रॉस उन्होंने अप्रभावी जनक के साथ कराया। अप्रभावी जनक क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी है। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यही चीज हमने कहा कि व्हेन दीज प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव का यही मतलब है, होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब है कि दोनों पेयर यहाँ पे जो यहाँ पे जीन पेयर हैं, यानी कि दोनों जो जीन पेयर है वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरेक्टर के लिए तो एक ही है लेकिन ट्रेट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। हमने कहा एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। होमोजाइगस का मतलब होता है स्मॉल टी दोनों ही स्मॉल में होने चाहिए।
वहीं अगर हम हेटेरोजाइगस की जब बात करें तो इससे जो पहली पीढ़ी में हमारे पास आया वो किस प्रकार का लंबा है, हमने कहा हेटेरोजाइगस है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने F1 जनरेशन की का क्रॉस हमने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से कराया तो इसी को हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कह दिया है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा in the diagram given below a test cross between all tall heterozygous F1 hybrids with a dwarf homozygous recessive parents produce tall and dwarf in equal proportion demonstrating that F1 hybrid are heterozygous। अब ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन जो भी कह रही है सबसे पहले हम यहाँ पे उसका डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा यहाँ पे जो F1 जनरेशन थी हमारे पास क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हमने किसके साथ क्रॉस कराया, स्मॉल टी के, क्योंकि ये अप्रभावी जनक है और ये क्या है, पहली पीढ़ी है। क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे दो प्रकार के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे तो दो गैमेट लेकिन प्रकार एक ही है यहाँ पे, और अब हम इसे क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। क्या आया रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट हमारे पास आया स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, हमारे पास रिजल्ट में दो लंबे आ गए हैं और दो बौने आ गए हैं। क्या रिजल्ट है हमारा, यही है कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी का नंबर कितना है, 2 है, और स्मॉल टी का जो नंबर है वो क्या है, 2 है। अब ये जो लंबे हैं ये संकरित लंबे हैं, हमने क्या कहा, संकरित लंबे। संकरित लंबे हैं, और हमने कहा कि ये क्या है, ये बौने हैं, और कैसे बौने हैं, प्योर, यानी कि शुद्ध रूप से बौने हैं। तो अब जब यहाँ पे मेंडल ने देखा कि जो बौनेपन का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि F1 जनरेशन जो हमारे पास आई थी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसकी जो F1 जनरेशन हमारे पास आई थी इसका मतलब वो संकरित थी। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि यहाँ पे है तो लंबा कैरेक्टर, लेकिन क्यों लंबा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है। जब उन्हें ये रिजल्ट देखने को मिला तो उन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में जो लंबा पौधा था वो प्योर लंबा नहीं था, शुद्ध रूप से लंबा नहीं था, बल्कि संकरित था। इसीलिए ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे स्मॉल प्लांट भी हमें देखने को मिले हैं। यही होता है क्या, टेस्ट क्रॉस, इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आपके पास टेस्ट क्रॉस आएगा, आपको ये क्रॉस जरूर बनाना है, क्योंकि इसी से आप दिखाएंगे यहाँ पे कि जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से है। रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1:1 होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है रेशियो कौन सा, क्या रेशियो होगा, अगर हम रेशियो की बात करें 1:1 यहाँ पे आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो क्या होगा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो प्रकार के रेशियो आएंगे, जीनोटिपिक और फेनोटिपिक। हमने कहा था 3:1 और 1:2:1। बहुत बार हम ये चीजें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, आपने कहा 1:1। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा, आपने कहा 9:3:3:1। सारे रेशियो आपको याद रखने हैं, क्रॉस आपको यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और हमसे पूछा गया है सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड इंडस्ट्रीज। आप हमें उन इंडस्ट्रीज का नाम लिखना है जहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सबसे पहले हमने कहा बेवरेजेस, यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं, क्या होता है इसमें, ईस्ट यहाँ पे यूज होता है। क्या है ईस्ट, एक प्रकार की फंजाई है। तो आपको हर एक चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने ईस्ट आपको पता होना चाहिए कि फंजाई है, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फंजाई कहाँ पे यूज हो रही है। हमने कहा ईस्ट आर द वाइडली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक, कौन कौन से वो बेवरेजेस होते हैं, हमने कहा बियर है, ब्रांडी है, रम है, वाइन है, विस्की है, एक्सेट्रा। इसके निर्माण के लिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है, ईस्ट की आवश्यकता होती है। क्या है ईस्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा फंजाई है।
हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, तो हमने कहा माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। पहला है, सेकंड है, अब है थर्ड एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेजरली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम थ्रू द सेफ जीन ट्रांसफर मेथड। यानी कि एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। और एंटीबायोटिक्स में तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते ही हैं। हमने कहा एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स विच function either by killing or retarding the growth of harmful microbes without affecting the host cell। क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि किन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा सिक्रीट होते हैं और क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल माइक्रोब होते हैं यानी कि जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें किल करते हैं, और जो होस्ट सेल होती है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। होस्ट सेल क्या होती है, अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि होस्ट सेल क्या होती है, वो सेल की जिस पे वो फंक्शन कर रहे हैं। लाइक अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आप होस्ट सेल हो, तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल या हानिकारक वहाँ पे माइक्रोब होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उन्हें किल करेगी और आपकी बॉडी को हार्म वहाँ पे बिना पहुँचाए वो अपना काम यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट हमने कहा विटामिन। क्या है विटामिन, एक न्यूट्रिएंट है और बहुत प्रकार के विटामिन के बारे में हमने बात की है। तो विटामिन में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स माइक्रोब्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द विटामिन। तो यहाँ पे हम जो विटामिन लेते हैं हम अपने फूड से लेते हैं, अपने भोजन से लेते हैं। तो क्या मुख्य जो सोर्स होता है, स्रोत होता है भोजन का, वो क्या होता है, हमने कहा 2 प्रकार के स्रोत हमारे पास आते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं, या आप बचपन से पढ़ते आए हो। अगर हम बात करें फूड की तो 2 प्रकार के स्रोत की हम बात करते हैं। हमने पहला कहा प्लांट, दूसरा कहा एनिमल। 2 स्रोत है हमारे। प्लांट से जितने भी प्रकार के हम भोजन लेते हैं, जो भी हम, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दालें हो, फल हो या सब्जियां हो, प्लांट से हम ले रहे हैं। उसके अलावा एनिमल से हम क्या ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं। तो 2 स्रोत हैं। अब जो विटामिन होते हैं हम अपने भोजन से ही लेंगे, जो भी हमारा, चाहे वो प्लांट से हमें मिले, चाहे वो एनिमल से हमें मिले, तो विटामिन हम यहीं से लेंगे। लेकिन इनके अलावा जो विटामिन का और स्रोत क्या हो सकता है, यहाँ पे जो माइक्रोब होते हैं वो विटामिन के सिंथेसाइजिंग में, विटामिन के निर्माण में यहाँ पे क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पास क्वेश्चन आया था कि 4 इंडस्ट्रीज के आपको नाम बताने हैं। यहाँ पे हमने 5 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया है और ये सारी चीजें क्या है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ लर्न नहीं करना है। जैसे कि विटामिन हमें एंटीबायोटिक्स तो हमें पता है, एंजाइम हमें पता है, बेवरेजेस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑर्गेनिक और विटामिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आप सिर्फ यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, या फिर नाम लिख के आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे बेवरेजेस में कौन से माइक्रोब यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।